चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे साम्राज्य की जो प्रतिशोध की आग से पैदा हुआ। एक ऐसा साम्राज्य जिसने पहली बार लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया। ये कहानी है मौर्य साम्राज्य की, वो शक्ति जिसने भारत के इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये कहानी सिर्फ राजाओं और जंगों की नहीं है, नहीं, ये कहानी है एक अपमानित विद्वान के बदले की, एक नौजवान के जुनून की और एक ऐसे सम्राट के गहरे पछतावे की जिसने जंग के मैदान से हटकर राज करने का एक बिल्कुल नया रास्ता खोजा। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है और मौर्य साम्राज्य की कहानी किसी राजा के महल से नहीं बल्कि एक अपमानित विद्वान के दिल से शुरू हुई। ये हैं चाणक्य, जिनकी बेइज्जती ने एक ऐसी चिंगारी भड़काई जिसने उस वक्त के शक्तिशाली नंद राजवंश को जड़ से उखाड़ फेंकने की कसम खा ली। सोचिए, जब नंद राजा धनानंद ने चाणक्य का अपमान किया तो उसने सिर्फ एक दुश्मन नहीं बनाया बल्कि अपनी किस्मत पर ताला लगा दिया। चाणक्य, जो एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट थे, उन्होंने उसी पल एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जो इतिहास में गूंजने वाली थी, इस पूरे साम्राज्य को खत्म कर देना। अब ऐसी बड़ी शपथ को पूरा करने के लिए चाणक्य को एक योद्धा तो चाहिए ही था, है ना? और वो योद्धा उन्हें मिला चंद्रगुप्त मौर्य में। बस फिर क्या था, इस गुरु और चेले ने मिलकर एक ऐसी सेना तैयार की जो उस समय की सबसे बड़ी सत्ता को सीधी चुनौती देने वाली थी। और हां, उन्होंने ये कर दिखाया। 325 ईसा पूर्व में नंद वंश को खत्म करने से लेकर 2660 ईसा पूर्व के भयानक कलिंग युद्ध तक और फिर आखिर में 185 ईसा पूर्व में इस साम्राज्य के अंत तक मौर्य राजवंश ने करीब 140 सालों तक भारतीय उपमहाद्वीप को जीता, उसे एक किया और उसे एक नया आकार दिया। देखिए, किसी साम्राज्य को जीत लेना एक बात है, पर इतने बड़े, इतने डाइवर्स इलाके पर राज करना वो बिल्कुल दूसरी बात है। और मौर्यों का शासन चलाने का तरीका उनकी फौजी ताकत जितना ही कमाल का था। इस साम्राज्य की रीढ़ थी उसकी जबरदस्त सेना। सोचिए, 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 जंगली हाथी। ये उस जमाने की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मीज में से एक थी जो किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार थी। पर बात सिर्फ फौज की नहीं थी। राजधानी पाटलिपुत्र से एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेसी पूरे साम्राज्य को चलाती थी। टैक्स जमा करने से लेकर इंसाफ करने तक हर चीज पर नजर रखी जाती थी। और हमें इसका एक बहुत ही दिलचस्प ब्यौरा मिलता है यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की किताबों से। उन्होंने बताया कि कैसे राजधानी को चलाने के लिए 6 अलग-अलग कमेटियां थीं। विदेशों का हिसाब रखने से लेकर व्यापार पर नजर रखने तक हर काम के लिए एक टीम थी। मतलब एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम होता था। तो सवाल यह है कि इतनी बड़ी फौज और ब्यूरोक्रेसी चलती कैसे थी? पैसा कहां से आता था? इसका जवाब है एक दमदार रेवेन्यू सिस्टम। जमीन पर टैक्स, व्यापार पर टोल और तो और माइनिंग और शराब जैसे जरूरी उद्योगों पर सरकार का पूरा कंट्रोल था। लेकिन इस साम्राज्य की कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। और ये मोड़ आता है चंद्रगुप्त के पोते अशोक के साथ। एक ऐसा नाम जो मौर्य विरासत को हमेशा के लिए अमर कर देगा। शुरुआत में तो अशोक बिल्कुल अपने दादा के नक्शे कदम पर चले। उन्हें चंड अशोक यानी क्रूर अशोक कहा जाता था। एक ऐसा राजा जिसका एक ही मकसद था, किसी भी कीमत पर अपने साम्राज्य को फैलाना। और यही विस्तार की भूख उन्हें कलिंग तक ले गई। और वहां जो हुआ वो एक भयानक खूनी जंग थी। माना जाता है कि 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। और कहते हैं कि उस जंग के मैदान में हुए खून खराबे ने सम्राट अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। ये उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उस तबाही को देखकर अशोक का दिल पूरी तरह बदल गया। उन्होंने जीत की अपनी नीति को हमेशा के लिए त्याग दिया। उन्होंने भेरी घोष मतलब युद्ध के नगाड़ों की आवाज को धम्म घोष यानी धर्म और नेकी की आवाज से बदल दिया। ये उनके साम्राज्य के लिए एक बिल्कुल नई सोच थी। और यहीं से जन्म हुआ एक बिल्कुल नए, एक क्रांतिकारी विचार का, एक ऐसा साम्राज्य बनाने का जो जमीन पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों और दिमाग पर राज करे। अशोक का धम्म कोई नया धर्म नहीं था। इसे ऐसे समझिए कि ये युद्ध और हिंसा का एक जवाब था। ये एक मॉरल कोड था जो बुद्ध धर्म से इंस्पायर तो था, पर था सबके लिए। इसका मकसद था अहिंसा, सहनशीलता और एक दूसरे की मदद के जरिए एक अच्छा समाज बनाना।
तो सवाल था कि इस मैसेज को पूरे साम्राज्य तक पहुंचाया कैसे जाए। अशोक का तरीका कमाल का था। उन्होंने एक तरह से आप कह सकते हैं प्राचीन बिलबोर्ड्स बनवा दिए। उन्होंने अपने धम्म के उसूलों को पूरे देश में बड़ी बड़ी चट्टानों और खंभों पर खुदवा दिया ताकि हर आने जाने वाला उन्हें पढ़े और समझे। और यहीं पर उनकी असली जीनियस दिखती है। ये संदेश सिर्फ एक भाषा में नहीं थे, इन्हें उस इलाके की लोकल भाषा और लिपि में लिखवाया गया था, प्राकृत से लेकर ग्रीक और अरामी तक, ताकि धम्म का संदेश साम्राज्य के हर कोने में हर इंसान तक पहुंच सके। तो आखिर में ये जो इतना बड़ा इंपीरियल एक्सपेरिमेंट था, इसकी विरासत क्या रही? मौर्य साम्राज्य ने हमारे लिए पीछे क्या छोड़ा? सबसे पहली बात तो ये कि मौर्यों ने भारत को पहली बार एक राजनीतिक धागे में पिरोया। उन्होंने शासन चलाने का एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया जिसे बाद के साम्राज्यों ने भी अपनाया, और अशोक के जरिए उन्होंने दुनिया को शासन का एक ऐसा दर्शन दिया जो आज भी मायने रखता है, जिसकी गूंज हमें आज भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में भी दिखाई देती है। और आखिर में अशोक का ये महान प्रयोग हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या सच में कोई साम्राज्य सिर्फ विचारों के दम पर चल सकता है, तलवार के जोर पर नहीं? क्या नैतिकता की शक्ति फौजी ताकत से ज्यादा टिकाऊ हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।